हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, लॉ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज सेक्शन नंबर 197 करते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 197। सर, ये चैप्टर हमारा जो है ना कितने क्लास में खत्म होगा? देखो, 197 में मेरे को 2 क्लासेस चाहिए। हाँ, अच्छा बड़ा सेक्शन है, अकेले 3-4 सेक्शन से बराबर है। इसके बाद 198 कुछ नहीं है, 10 मिनट में मैं बता दूंगा कैसे उसको डील करना। 198 शायद ही कोई कर पाएगा, उसमें दिमाग लगाने का है ही नहीं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन है और वो शायद ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा तो हमें दिमाग, देखो एग्जाम पास में आ रहे हैं, थोड़ा तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा हमें। तो 198 क्वेश्चन आ चुके एग्जामिनेशन में, बट वो कैसे डील होगा मैं बता दूंगा। प्रॉफिट निकालना कैसे, नेट प्रॉफिट निकालना है। 199, 200, 201 एक ही सीरीज में खत्म कर दूंगा, एक क्लास में। 202, 203, 204, 205 एक क्लास में। सर, कितने क्लास जाने वाले अभी? 2 + 2 4 क्लास और होंगे, या 3 क्लास या 4 क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो शायद कल मैं लॉ की 2 वीडियो डाल दूंगा, तो इससे क्या होगा, 197, 198, 199 अच्छा खासा खत्म हो जाएंगे। मतलब सर, डे आफ्टर टुमारो है ना, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 192 स्टार्ट कर, 187 स्टार्ट कर, डे आफ्टर टुमारो खत्म हो जाएगा। सर, डेट क्या है? 3rd, 4th और 5th को मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, जिससे आपका 7 नंबर भी एग्जामिनेशन के लिए पूरा श्योर हो जाएगा। चलो सर, 197 क्या बोलता है? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सब ये मैं बताऊं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस चैप्टर से। इस बार भी आया था, इस बार 198 से आया था, बट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। मतलब ये बोल रहा है कि ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन, मतलब मिनिमम नहीं बोला, बट अपना मैक्सिमम कितने हद तक, कितने ज्यादा हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं किसको? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बात कर रहा है। मतलब सर कौन से लोग? एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, इनकी बात कर रहा है, डायरेक्टर की नहीं बात कर रहा है। अभी सिंपल बोला मैनेजर रेम्यूनरेशन कितने लोग होंगे, नीचे आकर देखेंगे वो डायरेक्टर भी इंटर करेगा। ठीक है, चलो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आराम से करते हैं। यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात, अपॉइंटमेंट की बात हमने 196 में देखा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एक टाइम पे एमडी मैनेजर अपॉइंट नहीं होगा, वो सब देखा। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड लोग अपॉइंट करेंगे, फिर उसको रेटिफाइड कौन करेगा? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स करेंगे। अब हमें क्या देखना? अब हमें पैसा देना है। वो तो अपॉइंट हो गया हमने, अब उनको क्या देना है? पैसा देना है। चलो, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। अब नीचे इसने 197 में हो दिया, टू डायरेक्टर्स, एमडी, मैनेजर, ठीक है, पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैसे देंगे? सुनो, सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या देना है हमें? ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, तो सर क्या ये याद करना इंपॉर्टेंट है? देखो, एक क्लियर बताता हूं, देखो याद हो जाए तो याद करना, मैं इतना फोर्स नहीं बोलूंगा कि हाँ याद करना ही है। हाँ, ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन कहां दिया हुआ है? सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। तो अब पार्ट 2 शेड्यूल 5 भी याद करके आते हो ना, तो वो इजी है सर, वो इतना हो जाएगा। सर इसमें याद क्या करना? अब जो मैं बताऊंगा वो याद करना, इतना नहीं याद होता है यार। देखो, जो प्रैक्टिकल बात करूंगा इतना नहीं याद होता है, बट याद हो जाए अच्छी बात है। सेक्शन 1 पार्ट 2 शेड्यूल 5 में क्या दिया हुआ है? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन लिमिट दी हुई है। सर कितनी लिमिट है वो बताओ, वो याद करना है। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यहीं पे यही बनता है। ठीक है, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, ठीक है, बताता हूं। चलो फर्स्ट बताता हूं, ओवरऑल लिमिट। मतलब सर इसमें ओवरऑल लिमिट में यूनिट क्या है? इसमें एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी। देखो सबसे सबसे क्या आराम समझो पहले, जो लिमिट है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ठीक है, जो लिमिट है ना, ये रेम्यूनरेशन जाता है मैनेजर को एज पर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जाता है मैनेजर लोग को। सुनते जाओ, तो ओवरऑल देखो, एक तो तुम मैनेजर को बोल सकते हो, मान लो कोई, सुनो, मान लो तुम, ये बंदा आया एमडी के लिए, तुमने इसको बोल दिया क्या? तुम्हें 2 लाख, तुम्हें मान लो 2 करोड़ रुपए क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा साल का। 2 करोड़ सैलरी बोल दिया तुमने। अब ये सैलरी तुमने डिसाइड किया, 2 करोड़ डिसाइड किया, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है वो डिसाइड करता है कौन? सेक्शन 1 पार्ट 2 शेड्यूल 5।
अब इसमें क्या बोला है कि तुम्हारा ओवरऑल लिमिट, मतलब तुम्हारा सारे डायरेक्टर्स के लिमिट मिला के उसका है ना रेम्यूनरेशन है ना, वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल होना चाहिए। सर दो चीज समझना, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। सेकंड, ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उस साल के नेट प्रॉफिट के। चलो सर एग्जांपल समझाओ, समझ नहीं आ रहा थोड़ा, हाँ एग्जांपल समझाता हूं, सुनो। ये दो लोग, देखो इस 197 को मैं दो क्लास में लूंगा, ऑडिट मैंने पीएसयू डाल दिया, ऑडिट मैं ब्रेक ले रहा हूं, कल मैं लॉ की दो क्लास डालूंगा, 197 को आधा कल डालूंगा और 198 और 199 कल डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, दो तीन वीडियो आके, मैं परसों बोल दिया ना, परसों खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। सुनो अब क्या बोल रहा है, ओवरऑल लिमिट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, लिमिट क्या होगा, सुनो। ये आया एमडी और ये था एक डायरेक्टर, सुनो कंपनी में डायरेक्टर एमडी था, इसको हमने बोला कि तुम्हारा रिमिशन देंगे 1 करोड़ रुपीस, इसको बोला तुम्हें देंगे 50 लाख रुपीस, सुनते जाओ। तो इसका लिमिट कितना हो गया, 1 करोड़ 50 लाख टोटल। कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, 100 करोड़ ज्यादा हो गया, कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का। तो हमने क्या बोला, मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट क्या होगा, ओवरऑल लिमिट में सारे डायरेक्टर मतलब एमडी मैनेजर डायरेक्टर सब मिला के कंपनी में कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो कंपनी नेट प्रॉफिट का 10%, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 11%, तो 10 के 11 कितना 1.1 करोड़। तो मैक्सिमम लिमिट ये है, तुम इतना ही क्या दे सकते हो डायरेक्टर लोग को या मैनेजर पर्सन को, लिमिट में दे सकते हो, पैसा दे सकते हो रेम्यूनरेशन वे में। तुमने दिया कितना, तुमने दिया 1 करोड़ 50 लाख, तुम्हारा लिमिट कितना था 11% ऑफ नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 10 लाख। यार तुमने, तुम्हारा था कम लिमिट से 11% ओवरऑल लिमिट है, मतलब इसमें सारे डायरेक्टर मिला के, तुमने दे दिया ज्यादा, तो ये गड़बड़ कर दिया। तो सब गड़बड़ कर दिया, वो दे नहीं सकते, दे सकते हैं, अभी पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ो कि हाँ मैक्सिमम लिमिट क्या है। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रैक्टिकल में मेरा जब मैं ऑडिट करने जाता हूं वहां पे ये पूछा जाता है मेरे से कि हाँ ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये सब। हाँ भाई मुझे पता है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल लिमिट है। चलो सेकंड लेते हैं सिनेरियो, इफ देयर इज, अभी एक एक अच्छे समझे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर में देखो यार इतना ना क्वांटिटी मत पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, कम ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि हाँ उस पर डबल मेहनत ना लगाना पड़े, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे समझो। यार हड़बड़ी में पढ़ने से अच्छा है कि 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार पढ़ के दिमाग लगाओ अच्छे से। स्लो पढ़ो, अच्छे पढ़ो, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो। चलो इफ देयर इज 1 एमडी, मतलब कंपनी में अगर एक एमडी है, ठीक है, या एक डब्ल्यूटीडी है, या एक मैनेजर है, सिंपल बोलूं, अगर कंपनी में एक क्या है मैनेजरियल पर्सन है, या मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलूं, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर एक है, तो मैं एक बोल रहा हूं, कोई भी जैसे बोल रहा हूं एक ये नहीं बोल रहा हूं, मतलब कोई भी एक है, मतलब इन तीनों मिला के कोई क्या है, एक आदमी है, चाहे वो एक अकेला एमडी हो, अकेला डब्ल्यूटीडी, अकेला मैनेजर। ये नहीं बोल रहा कि एक एमडी एक डब्ल्यूटीडी एक मैनेजर, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, तीनों में एक से कोई भी एक आदमी कंपनी में है, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम है ना, मान लो कि कंपनी में क्या है, इस बार कंपनी में एमडी है, तो उसका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन क्या होगा पता है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मानो सर कंपनी में एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर मैनेजर है तो 5% नेट प्रॉफिट, लेकिन अकेला कोई है तो, और डायरेक्टर लोग कितना मिलेगा, सुनो 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 सुनो, पहले मैं ये समझाता हूं। देखो कंपनी में अगर एक एमडी एक डब्ल्यूटीडी एक मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा उस अकेला एमडी मैनेजर या डब्ल्यूटीडी को। बट सेकंड सीनियर थर्ड सीनियर क्या होता है, इफ ये यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत एग्जामिनेशन में यहीं पे मिलेगा, पास्ट के पेपर उठा लेना, अभी जो पढ़ रहे हैं इसी मिलेंगे। अभी हाल का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, इसी अटेम्प्ट किया था। इफ देयर इज मोर देन 1 एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, अब क्या बोला मैं, अब मान लो कंपनी में क्या है, कंपनी में एक एमडी भी है, एक क्या है मैनेजर, नहीं एमडी मैनेजर साथ नहीं हो सकता, बार बार बोल रहा हूं, क्या एक डब्ल्यूटीडी है, तो कितना होगा, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सुनते जाओ, कंपनी में अगर मैं बोलूं एक एमडी है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, उसका क्या है लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है भाई, हार्डली टू हार्डली उस लिमिट तक जा सकता है, उसको मान लो फिक्स किया गया 50 लाख साल का, हमने चेक किया 5% नेट प्रॉफिट आ रहा है 60 लाख, तो हाँ ठीक है मैक्सिमम लिमिट से कम में है, वो चलेगा। मैक्सिमम लिमिट से ऊपर हुआ तो हम पढ़ेंगे क्या करना, ऊपर हुआ तो ऐसा पास करना पड़ता, वो पढ़ेंगे। सर कंपनी में एक एमडी और एक डब्ल्यूटीडी है तो 5% मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला गया। अब 10% बोला गया तो हाँ 5-5 दोनों को जाएगा। इफ एक से ज्यादा है, मान लो कंपनी में 2 डब्ल्यूटीडी एक एमडी है तो टोटल तीनों को मिलाकर जो रेम्यूनरेशन होगा ना वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब सर एक बार बताओ,
ये तो आपने बोला WTD, ये लोग को बोला। अब इसमें एनालिसिस करते थोड़ा सा हम। ये तो मैनेजिंग पर्सन मैंने बोल लिया। अब सेकंड आता है कि इफ, अब थोड़ा पढ़ते हैं क्या, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। सर कौन डायरेक्टर? जो नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या पढ़ा हमने, इफ एक एमडी है तो उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा, इफ एक से ज्यादा कोई मैनेजर पर्सन है तो 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और सर डायरेक्टर का क्या होगा? तो डायरेक्टर याद रखना 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा ऑफ दैट। सर डायरेक्टर मतलब कौन? जो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, जो बोर्ड मीटिंग, वो डायरेक्टर जो डिसीजन लेता है। तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इफ कंपनी हैज अ क्या, WTD MD मैनेजर। सर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे कंपनी में ऑलरेडी एक भी मैनेजर या एक भी WTD या एक भी MD है ना, तो तुम्हें डायरेक्टर्स, तुम्हें 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। मतलब सर सुनो, ये कंपनी है, कंपनी का बेंच लगा, कंपनी के बेंच में क्या थे, ये MD थे कंपनी में, मिस्टर RK, ठीक है। कंपनी में MD थे और कंपनी में और डायरेक्टर थे, छोटे छोटे डायरेक्टर थे। क्या थे? छोटे डायरेक्टर थे, इनका नाम था मान लो A से लेके D तक लोग थे, ABCD, ठीक है। तो कंपनी में क्या ऑलरेडी क्या एक MD है, तो वही बोला कंपनी में जो ऑलरेडी कोई भी एक MD होगा या मैनेजर होगा ना, तो इन डायरेक्टर्स की जो लिमिट है ना, मतलब इनको मिलना, इसको मिल रहा है 10 लाख रुपया, इसको मिल रहा है 10 लाख, इसको मिल रहा है 10 लाख, इसको मिल रहा है 10 लाख, तो टोटल लगा 40 लाख हुआ ना। तो इस 40 लाख को चेक करेंगे, क्या कंपनी का 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है। मान लो कंपनी का प्रॉफिट आया 100 करोड़, 100 करोड़ 1% कितना हो गया? 1 करोड़। तो 1 करोड़ इसका क्या हुआ? मैक्सिमम लिमिट हुआ किनका? इस डायरेक्टर का। मिला कितना इनको? 40 लाख। तो ऑल इज ओके, ठीक है, ऑल ओके है। 40 लाख इसका मिला इनको, 1 करोड़ 1% इसका है, तो 1 करोड़ लिमिट है, तो ऑल ओके। बट इसको मिला है, मान लो सबको मिला के मिला 33 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया। लिमिट ही 1%, 1 करोड़ है, ज्यादा हो गया, तो उसके लिए देखेंगे कौन सा डिरेक्शन पास होना है। बट जब कब? जब कंपनी में एक MD WTD कोई देखो, बट कंपनी में ये नहीं है मान लो, तो भाई कंपनी में ये नहीं है, मतलब तुम्हारे डायरेक्टर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव बंदा नहीं है, तो तुम्हें रेम्यूनरेशन भी ज्यादा मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 3%। मतलब सर अगर 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो 3 करोड़ तुम्हारा क्या हुआ? मैक्सिमम लिमिट हुआ। तो मतलब तुम्हें अब 40 लाख मिल रहा है ना, तो 1 करोड़ 60 लाख हुआ ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा लिमिट 3 करोड़ है। 3 करोड़ कब? 3% कब? जब कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर तुम्हारे पास ज्यादा है। बट कंपनी में एग्जीक्यूटिव पर्सन है, तो भैया तुम्हें 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ही मिलने वाला है। बहुत क्लियर समझना, फिर से समझाता हूं। ओवरऑल लिमिट मतलब सारे लिमिट मिला के, सारे डायरेक्टर, MD, एग्जीक्यूटिव सब मिला के 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी में एक MD, एक WTD, एक मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी में एक से ज्यादा MD WTD है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब डायरेक्टर्स की बात करते हैं। डायरेक्टर कब? अगर कंपनी में कोई MD नहीं है तो कोई MD नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी में कोई MD बैठा हुआ है तो 1% नेट प्रॉफिट, क्योंकि पता है कि वो MD काम कर लेगा। चलो ठीक है, तो 197 थोड़ा बढ़ा जाएगा, आराम से देखना। बहुत देखो यहीं से क्वेश्चन आने वाले, मैं बता दिया ना, आप मेरे से बेट लगा लो, चलो बेट लगा लो, क्वेश्चन यहीं से आने वाले, यहीं से लगेंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा पेशेंस से करो यार, आराम से करो। कुछ जिस सेक्शन में बातें नहीं रखी उसको तो आराम से उड़ा देंगे। जैसे मैं 152 से 159 उड़ा दिया था एक सेशन में, तो जहां पे टाइम लगेगा वहां थोड़ा टाइम दो यार अपने आप को, आराम से कंसेप्ट क्लियर करो। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहा है सुनो, यहीं पे करवाता हूं मैं, इजी समझ आएगा। अब मान लो 11% ओवरऑल लिमिट है ना, कंपनी ने मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़, इसका ओवरऑल लिमिट क्या हुआ? 11%, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। कंपनी ने सारे डायरेक्टर मिला के दे दिया 1 करोड़ 20 लाख। कंपनी ने ज्यादा दे दिया, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा दे दिया, तो क्या कंपनी कर सकती है? यस। बट कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक OR पास करना होगा। OR पास करके जो 11% का लिमिट है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बताता हूं, सुनो। फॉर increasing greater than 11% of net profit, कंपनी, ये ओवरऑल लिमिट है, नीड टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नॉट SR, ठीक है। अब बात आया सर ओवरऑल लिमिट का अपन देख लिया, अब मान लो इंडिविजुअल लिमिट बनाना है, तो मान लो कंपनी यहाँ पे MD WTD जो भी यहाँ पे 5% नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट पर 10 करोड़, मान लो 100 करोड़ 5% 5 करोड़, और कंपनी ने MD को दे दिया 6 करोड़, मतलब 5 करोड़ तो ओवरऑल लिमिट था, बट कंपनी ने क्या दे दिया? 6 करोड़, मतलब लिमिट से ज्यादा दे दिया। तो यहां भी OR पास करेंगे? नहीं। OR सिर्फ कब करेंगे? जब ओवरऑल लिमिट बनाना होगा। तो इंडिविजुअली किसी की लिमिट बनाना है ना, मैं सुनो, इंडिविजुअली किसी की लिमिट बनाना है ना, इंडिविजुअल मतलब क्या सर? 5% वाला, 10% वाला,
1% वाला, 3% वाला, तो यहां पे क्या होगा ना, यहां पे पास होगा, बड़े बड़े अक्षर लिखना SR एट जनरल मीटिंग। ठीक है, तो आंख बंद करके बोलो एक बार, 11% ओवरऑल लिमिट पास का इंक्रीज करना है तो ओवर इन जनरल मीटिंग, बट इंडिविजुअली किसी का लिमिट इंक्रीज करना, मतलब डायरेक्टर का मान लो 1% का लिमिट है उसको इंक्रीज करना है तो ऐसा इन जनरल मीटिंग। चलो ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया होगा। एक और समझ लो, इफ, इसको आगे और से देखेंगे, इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू बैंक, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या मान लो जो भी अदर सिक्योर डेटर्स सिक्योर क्या थे वो समझ लो, मैंने डिवेंचर्स होल्डर्स थे ये सब, तो बैंक PFI समझो कि इफ कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट बोले तो कंपनी ने इससे लोन लिया होगा बैंक से और कंपनी ने लोन रिपे नहीं किया, ये केस बन सकता है, लोन रिपे नहीं किया, इसके लिए अलग से सबसेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इफ, अब सुनो, 11% से इंक्रीज करना है ना, तो पहले बैंक या PFI जो भी है उसका क्या करो, उसका अप्रूवल लो। सर एक एग्जांपल समझाओ, सुनो, कंपनी ने बैंक से लिया 100 करोड़ का लोन और कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट, पक्का डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, बट कंपनी रिपेमेंट करेगी, ऐसा नहीं कंपनी बोला कि मैं नहीं करूंगा, अभी डिफॉल्ट हो गया है। अब कंपनी ने बोला कि 11% ऑफ नेट प्रॉफिट टोटल जा रहा है, कंपनी ने मैनेजर को दिया 12 करोड़ और 11% नेट प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का 11 करोड़। ठीक है, तो हमने देखा कि ओवरऑल लिमिट क्या है, 11% है, अब कंपनी ने दिया 12 करोड़, मतलब 11% ज्यादा दे दिया, 12% दे दिया, तो कंपनी क्या करेगी, ओवर पास करेगी ओवरऑल लिमिट के लिए। अब कंपनी ओवर पास करिए तो बैंक होता है ना, हाथ पे हाथ डाल के बैठा हुआ है, बोलता है यार एक तो तुम मेरे को पैसा रिपेमेंट नहीं कर रहे हो और मैनेजर पर्सन को तुम 12-12 करोड़ का दे रहे हो और उसके लिए एक्सीड भी बढ़ा के दे रहे हो कि ओवर पास करवा रहे हो। नहीं, अगर मेरा डिफॉल्ट किया ना तो भैया तुम्हें इंक्रीज करना है लिमिट, तो पहले जो मेरा डिफॉल्ट किया ना मेरे से परमिशन आके लो, हम यहाँ के राजा है, तुमने मेरा डिफॉल्ट किया है तो तुम हमसे पहले परमिशन लो, तुम तुम्हारा ओवर पास करवाएंगे या तुम्हारा इंडिविजुअल लिमिट का एसआर पास करवाएंगे, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते, एक है ना एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। देखो मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट हाँ कल से मैं ऑडिट हो रहा हूँ, कल से मैं लॉ को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, 2-2 दिन में मैं सारे लेक्चर सब खत्म करूंगा अच्छे से, और कर ही रहा हूँ यार, 60-65 नंबर कर दिया, इतना तो ट्रस्ट रखो थोड़ा सा। चलो एग्जांपल चलते हैं, इफ 1 MD 2 WTD और 4 डायरेक्टर हैं, तो बताओ कितना मैनेजर पर्सन लिमिट जाएगा, मैक्सिमम लिमिट। सर एक मैनेजर होता तो 5% जाता है, एक से ज्यादा है तो 10% जाएगा, तो सबको 10% जाएगा, नहीं, ये दोनों मिला के 10% है। तो सर इसको तो मैंने बताया ना, इफ कंपनी में MD WTD है तो इसको 1% मिलेगा। सर मान लो ये नहीं है तो भैया अकेला, अगर 4 डायरेक्टर है इसको 3% मिलेगा। सर मान लो कि ये दोनों नहीं है, मान लो कंपनी में एक ही MD है तो भैया इसको 5% मिलेगा। सर मान लो कि कंपनी में एक MD और 4 WTD है, सर कितना मिलेगा भैया, एक MD या एक से ज्यादा आ रहा है ना तो 10% है, मतलब इनको सबको मिला के, इसमें मिला के 10% होना चाहिए नेट प्रॉफिट का, तो याद रखना। ठीक है, तो एक एनालिसिस है, कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, ठीक है, लेकिन कंपनी में ऑलरेडी MD बैठा है, तो MD पास ज्यादा काम हो गया, डायरेक्टर पास कम काम हो गया, डायरेक्टर बोला तुमको 1% देंगे, कंपनी में ऑलरेडी कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन बैठा हुआ है, तो कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बैठा, तो लो तुम 3% ज्यादा प्रॉफिट लो, तुम सब मिलके 4 डायरेक्टर। चलो ठीक है, अब करते हैं 197(3) नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ठीक है सर, नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, सुनो, अगर कंपनी में ना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमने क्या पढ़ा कि कंपनी को प्रॉफिट जो होगा उसका 11% मिलेगा। सर जरूरी तुम्हें कंपनी प्रॉफिट ही कमाएगी, कंपनी क्या चलेगी, कंपनी लॉस में चली गई, लॉस में चली गई। ठीक है, या कंपनी का प्रॉफिट ही इनएडिक्वेट है। ठीक है, या कब सिंपल समझो, कंपनी क्या गई, नो प्रॉफिट, कंपनी ने लॉस में चली गई। सुनो, कंपनी लॉस में चली गई, हाँ हम देखते हैं पीरियड बनाए, कंपनी ने यहाँ देखा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, इधर नेट लॉस आ गया। ठीक है, अब कंपनी का नेट लॉस आ गया तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, सॉरी नेट लॉस आ गया तो क्या करेंगे, नेट लॉस आ गया तो क्या करेंगे, डायरेक्टर रिजर्वेशन नहीं देंगे, 11% रिजर्वेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ, तो तब एक सॉल्यूशन लाया गया, क्योंकि हमने पढ़ा ना सब तो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड है। अब लेकिन जरूरी तो ना कंपनी का प्रॉफिट ही हो,
कंपनी लॉस में चली गई तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सुनो, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में इस बार। तो क्या करेंगे? पे एज पर शेड्यूल 5, ये याद रखना, शेड्यूल 5, ठीक है। तो क्या याद रखना, कैसे पे करेंगे? शेड्यूल 5 के हिसाब से पे करेंगे। सर शेड्यूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आ गया था इस बार और एग्जाम में पूछ भी दिया। तो अब ये नहीं बोलूंगा पूछे नहीं पूछे, बट हाँ इस 197 से तो क्वेश्चन अच्छे खास बनता है। हमने देख लिया कि ऊपर और लिमिट वाले क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको कैसे बनते हैं। एक 197(3) ये शेड्यूल 5 देखते हैं कैसे बनते, चलो ठीक है। अब सर बात आया कि कंपनी में क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं। तो अब क्या करेंगे सर, कंपनी में रेवल्यूशन नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं है भाई, रेवल्यूशन देना पड़ेगा। तो सर कैसे देंगे रेवल्यूशन? सुनो, ठीक है। तो सर क्या ये याद करना इंपॉर्टेंट है? देखो एक क्लियर बताता हूं, देखो याद हो जाए तो याद करना, मैं इतना फोर्स नहीं बोलूंगा कि हाँ याद करना ही है। हाँ, ओवरऑल मैक्सिमम रिम्यूनरेशन मैनेजर रिम्यूनरेशन कहां दिया हुआ है? सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। तो अब पार्ट 2 शेड्यूल 5 भी याद करके आते हो ना, तो वो इजी है सर, वो इतना हो जाएगा सर। इसमें याद क्या करना, अब जो मैं बताऊंगा वो याद करना। देखो इतना नहीं याद होता यार, देखो जो प्रैक्टिकल बात करूंगा इतना नहीं याद होता है, बट याद हो जाए अच्छी बात है। सेक्शन 1 पार्ट 2 शेड्यूल 5 में क्या दिया हुआ है? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन लिमिट दी हुई है। सर कितनी लिमिट है वो बताओ, वो याद करना है। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यहीं पे यही बनता है, ठीक है। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, ठीक है। बताता हूं, चलो फर्स्ट बताता हूं। ओवरऑल लिमिट मतलब सर इसमें ओवरऑल लिमिट में यूनिट क्या है? इसमें एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर, WTD, देखो सबसे सबसे क्या एग्जाम सबसे आराम समझो। पहले जो लिमिट है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ठीक है। जो लिमिट है ना, ये रेम्यूनरेशन जाता है मैनेजर को एज पर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जाता है मैनेजर लोग को, सुनते जाओ। तो ओवरऑल देखो, एक तो तुम मैनेजर को बोल सकते हो, मान लो कोई सुनो, मान लो तुम ये बंदा आया एमडी के लिए, तुमने इसको बोल दिया क्या, तुम्हें 2 लाख, तुम्हें मान लो 2 करोड़ रुपया क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा साल का। 2 करोड़ सैलरी बोल दिया तुमने। अब ये सैलरी तुमने डिसाइड किया, 2 करोड़ डिसाइड किया, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है वो डिसाइड करता है कौन? सेक्शन 1 पार्ट 2 शेड्यूल 5। अब इसमें क्या बोला है कि तुम्हारा ओवरऑल लिमिट मतलब तुम्हारा सारे डायरेक्टर्स के लिमिट मिला के उसका है ना रेम्यूनरेशन है ना, वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल होना चाहिए। सर 2 चीज समझना, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। सेकंड, ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उस साल के नेट प्रॉफिट के। चलो सर एग्जांपल समझाओ, समझ नहीं आ रहा थोड़ा, हाँ एग्जांपल समझाता हूं, सुनो। ये 2 लोग हैं, देखो इस 197 को मैं 2 क्लास में लूंगा। ऑडिट मैंने पीएसयू डाल दिया, ऑडिट मैं ब्रेक ले रहा हूं। कल मैं लॉ की 2 क्लास डालूंगा, एक 197 को आधा कल डालूंगा और 198 और 199 कल डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 2-3 वीडियो। मैं परसों बोल दिया ना, परसों खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। सुनो अब क्या बोल रहा है, ओवरऑल लिमिट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। लिमिट क्या होगा सुनो, ये आया एमडी और ये था एक डायरेक्टर। सुनो कंपनी में डायरेक्टर एमडी था, इसको हमने बोला कि तुम्हारा रिमिशन देंगे 1 करोड़ रुपीस, इसको बोला तुम देंगे 50 लाख रुपीस। सुनते जाओ, तो इसका लिमिट कितना हो गया? 1 करोड़ 50 लाख टोटल। कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, 100 करोड़ ज्यादा हो गया। कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का। तो हमने क्या बोला, मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट क्या होगा? ओवरऑल लिमिट में सारे डायरेक्टर मतलब एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर सब मिला के कंपनी में कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो कंपनी नेट प्रॉफिट का 10%, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 11%। तो 10 के 11 कितना? 1.1 करोड़। तो मैक्सिमम लिमिट ये है। तुम इतना ही क्या दे सकते हो डायरेक्टर लोग को या मैनेजर पर्सन को, लिमिट में दे सकते हो, पैसा दे सकते हो रेम्यूनरेशन वे में। तुमने दिया कितना? तुमने दिया 1 करोड़ 50 लाख। तुम्हारा लिमिट कितना था? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 10 लाख। यार तुमने, तुम्हारा था कम लिमिट से 11% ओवरऑल लिमिट है, मतलब इसमें सारे डायरेक्टर मिला के तुमने दे दिया ज्यादा, तो ये गड़बड़ कर दिया। तो सर गड़बड़ कर दिया, वो दे नहीं सकते, दे सकते हैं, अभी पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ो कि हाँ मैक्सिमम लिमिट क्या है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रैक्टिकल में मेरा जब मैं ऑडिट करने जाता वहां पे ये पूछा जाता है मेरे से कि हाँ ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट क्या है ये सब। तो हाँ भाई मेरे को पता है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल लिमिट है। चलो सेकंड लेते हैं सिनेरियो। इफ देयर इज, अभी एक एक अच्छे समझने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर में देखो यार इतना ना क्वांटिटी मत पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो।
कमी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि हाँ उस पर डबल मेहनत ना लगाना पड़े, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से समझो यार, हड़बड़ी में पढ़ने से अच्छा है कि 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार पढ़ के दिमाग लगाओ ना अच्छे से, स्लो पढ़ो, अच्छे पढ़ो, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो। चलो, इफ देयर इज वन एमडी, मतलब कंपनी में अगर एक एमडी है, ठीक है, या एक डब्ल्यूटीडी है, या एक मैनेजर है, सिंपल बोलूं, अगर कंपनी में एक क्या है, मैनेजरियल पर्सन है, या मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलूं, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर एक है, तो मैं एक बोल रहा हूं, कोई भी मैं बोल रहा हूं एक ये एक ये नहीं बोल रहा हूं, मतलब कोई भी एक है, मतलब इन तीनों मिलाकर कोई क्या है, एक आदमी है, चाहे वो एक अकेला एमडी हो, अकेला डब्ल्यूटीडी, अकेला मैनेजर, ये नहीं बोल रहा हूं कि एक एमडी एक डब्ल्यूटीडी एक मैनेजर, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, तीनों में एक से कोई भी एक आदमी कंपनी में है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम है ना, मान लो कि कंपनी में क्या है, इस बार कंपनी में एमडी है, तो उसका मैक्सिमम रिलेशन क्या होगा पता है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मानो सर कंपनी में एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, सर मैनेजर है तो 5% नेट प्रॉफिट, लेकिन अकेला कोई है तो, और डायरेक्टर को कितना मिलेगा, सुनो 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 सुनो, पहले मैं ये समझाता हूं, देखो कंपनी में अगर एक एमडी एक डब्ल्यूटीडी एक मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा उस अकेला एमडी मैनेजर या डब्ल्यूटीडी को। बट सेकंड सीनियर थर्ड सीनियर क्या होता है, इफ ये यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत एग्जामिनेशन में यहीं पे मिलेगा, पास्ट के पेपर उठा लेना, अभी जो पढ़ रहे हैं ना इसी मिलेंगे, अभी हाल का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, इसी अटेम्प्ट किया था, इफ देयर इज मोर देन वन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। अब क्या बोला मैं, अब मान लो कंपनी में क्या है, कंपनी में एक एमडी भी है, एक है मैनेजर, नहीं एमडी मैनेजर साथ नहीं हो सकता, बार बार बोल रहा हूं, क्या एक डब्ल्यूटीडी है, तो कितना होगा, तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो सुनते जाओ, कंपनी में अगर मैं बोलूं एक एमडी है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट उसका क्या है, लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है भाई, हार्डली टू हार्डली उस लिमिट तक जा सकता है, उसको मान लो फिक्स किया गया 50 लाख साल का, हमने चेक किया 5% नेट प्रॉफिट आ रहा है 60 लाख, तो हाँ ठीक है, मैक्सिमम लिमिट से कम में है वो चलेगा, मैक्सिमम लिमिट से ऊपर हुआ तो हम पढ़ेंगे क्या करना, ऊपर हुआ तो ऐसा पास करना पड़ता वो पढ़ेंगे। सर कंपनी में एक एमडी और एक डब्ल्यूटीडी है तो 5% मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला गया, अब 10% में बोला गया तो हाँ 5-5 दोनों को जाएगा, इफ एक से ज्यादा है, मान लो कंपनी में 2 डब्ल्यूटीडी एक एमडी है तो टोटल तीनों को मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब सर एक बार बताओ, ये तो आपने बोला डब्ल्यूटीडी ये लोग को बोला, अब इसमें एनालिसिस करते थोड़ा सा हम, ये तो मैनेजिंग पर्सन मैंने बोल लिया, अब सेकंड आता है कि इफ, अब थोड़ा पढ़ते हैं क्या, रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर। सर कौन डायरेक्टर, जो नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या पढ़ा हमने, इफ एक एमडी है तो उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा, इफ एक से ज्यादा कोई मैनेजर पर्सन है तो 10% नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब सर डायरेक्टर का क्या होगा, तो डायरेक्टर याद रखना 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा ऑफ दैट, सर डायरेक्टर मतलब कौन, जो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, जो बोर्ड मीटिंग, वो डायरेक्टर जो डिसीजन लेता है, तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इफ कंपनी हैज अ क्या, WTD MD मैनेजर। सर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे कंपनी में ऑलरेडी एक भी मैनेजर या एक भी WTD या एक भी MD है ना, तो तुम्हें डायरेक्टर्स, तुम्हें 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। मतलब सर सुनो, ये कंपनी है, कंपनी का बेंच लगा, कंपनी के बेंच में क्या थे, ये MD थे कंपनी में, मिस्टर RK, ठीक है, कंपनी में MD थे, और कंपनी में और डायरेक्टर थे, छोटे छोटे डायरेक्टर थे, क्या थे, छोटे डायरेक्टर थे, इनका नाम था मान लो A से लेके D तक लोग थे, ABCD, ठीक है। तो कंपनी में क्या ऑलरेडी क्या एक MD है, तो वही बोला कंपनी में जो ऑलरेडी कोई भी एक MD होगा या मैनेजर होगा ना, तो इन डायरेक्टर्स की जो लिमिट है ना, मतलब इनको मिलना, इसको मिल रहा है 10 लाख रुपया, इसको मिल रहा है 10 लाख, इसको मिल रहा है 10 लाख, इसको मिल रहा है 10 लाख, तो टोटल लगेगा 40 लाख हुआ ना, तो इस 40 लाख को चेक करेंगे क्या कंपनी का 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है, मान लो कंपनी का प्रॉफिट आया 100 करोड़, 100 करोड़ 1% कितना हो गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ इसका क्या हुआ, मैक्सिमम लिमिट हुआ किनका, इस डायरेक्टर का, मिला कितना इनको 40 लाख, तो ऑल इज ओके, ठीक है, ऑल ओके है, 40 लाख इसका मिला इनको, 1 करोड़ 1% इसका है, तो 1 करोड़ लिमिट है, तो ऑल ओके। बट इसको मिला है मान लो सबको मिला के मिला 33 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया, लिमिट ही 1%, 1 करोड़ है, ज्यादा हो गया, तो उसके लिए देखेंगे कौन सा डायरेक्शन पास होना है। बट जब कब, जब कंपनी में एक MD WTD कोई देखो, बट कंपनी में ये नहीं है मान लो, तो भाई कंपनी में ये नहीं है, मतलब तुम्हारे डायरेक्टर, तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव बंदा नहीं है, तो तुम्हें रेम्युनरेशन भी ज्यादा मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तुम्हें मिलेगा
3%। मतलब सर अगर 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो 3 करोड़ तुम्हारा क्या हुआ, मैक्सिमम लिमिट हुआ। तो मतलब तुम्हें अब 40-40 लाख मिल रहा है ना, तो 1 करोड़ 60 लाख हुआ ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा लिमिट 3 करोड़ है। 3 करोड़ कब, 3% कब, जब कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर तुम्हारे पास ज्यादा है। बट कंपनी में एग्जीक्यूटिव पर्सन है तो भैया तुम्हें 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ही मिलने वाला है। बहुत क्लियर समझना, फिर से समझाता हूं। ओवरऑल लिमिट मतलब सारे लिमिट मिला के, सारे डायरेक्टर, एमडी, एग्जीक्यूटिव सब मिला के 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी में एक एमडी, एक डब्ल्यूटीडी, एक मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी में एक से ज्यादा एमडी डब्ल्यूटीडी है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब डायरेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्टर कब, अगर कंपनी में कोई एमडी नहीं है तो कोई एमडी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी में कोई एमडी बैठा हुआ है तो 1% नेट प्रॉफिट, क्योंकि पता है कि वो एमडी काम कर लेगा। चलो ठीक है, तो 197 थोड़ा बढ़ा जाएगा, आराम से देखना। बहुत देखो यहीं से क्वेश्चन आने वाले, मैं बता दिया ना, आप मेरे से बेट लगा लो, चलो बेट लगा लो, क्वेश्चन यहीं से आने वाले, यहीं से लगेंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा पेशेंस से करो यार, आराम से करो। कुछ जिस सेक्शन में बातें नहीं रखी उसको तो आराम से उड़ा देंगे। जैसे मैं 152 से 159 उड़ा दिया था एक सेशन में, तो जहां पे टाइम लगेगा वहां थोड़ा टाइम दो यार अपने आप को, आराम से कंसेप्ट क्लियर करो। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहा है सुनो, यहीं पे करवाता हूं मैं, इजी समझ आएगा। अब मान लो 11% ओवरऑल लिमिट है ना, कंपनी ने मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़, इसका ओवर लिमिट क्या हुआ 11%, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। कंपनी ने सारे डायरेक्टर मिला के दे दिया 1 करोड़ 20 लाख। कंपनी ने ज्यादा दे दिया, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा दे दिया, तो क्या कंपनी कर सकती है? यस, बट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक ओआर पास करना होगा। ओआर पास करके जो 11% का लिमिट है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बताता हूं सुनो, फॉर increasing greater than 11% of net profit, कंपनी, ये ओवरऑल लिमिट है, नीड टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नॉट एसआर। ठीक है, अब बात आया सर ओवरऑल लिमिट का अपन देख लिया, अब मान लो इंडिविजुअल लिमिट बनाना है। तो मान लो कंपनी यहाँ पे एमडीडी डब्ल्यूडीडी जो भी यहाँ पे 5% नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट पर 10 कर, मान लो 100 करोड़ 5%, 5 करोड़, और कंपनी ने एमडी को दे दिया 6 करोड़, मतलब 5 करोड़ तो ओवरऑल लिमिट था, बट कंपनी ने क्या दे दिया 6 करोड़, मतलब लिमिट से ज्यादा दे दिया। तो यहां भी ओवर पास करेंगे? नहीं, ओवर सिर्फ कब करेंगे जब ओवरऑल लिमिट बनाना होगा। तो इंडिविजुअली किसी का लिमिट बनाना है ना, मैं सुनो, इंडिविजुअली किसी की लिमिट बनाना है ना, इंडिविजुअल मतलब क्या सर, 5% वाला, 10% वाला, 1% वाला, 3% वाला। तो यहां पे क्या होगा ना, यहां पे पास होगा बड़े बड़े अक्षर में एसआर एट जनरल मीटिंग। ठीक है, तो आंख बंद करके बोलो एक बार, 11% ओवरऑल लिमिट पास का इंक्रीज करना है तो ओवर इन जनरल मीटिंग, बट इंडिविजुअली किसी का लिमिट इंक्रीज करना है, मतलब डायरेक्टर का मान लो 1% का लिमिट है, उसको इंक्रीज करना है तो एसआर इन जनरल मीटिंग। चलो ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया होगा। एक और समझ लो, इफ, इसको आगे और से देखेंगे, इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू बैंक, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या मान लो जो भी अदर सिक्योर डेटर्स, सिक्योर क्या थे वो समझ लो, मैंने डिवेंचर्स होल्डर्स थे ये सब। तो बैंक, पीएफआई समझो कि इफ कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट बोले तो कंपनी ने इससे लोन लिया होगा बैंक से और कंपनी ने लोन रिपे नहीं किया, ये केस बन सकता है। लोन रिपे नहीं किया, इसके लिए अलग से सबसेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इफ, अब सुनो, 11% से इंक्रीज करना है ना, तो पहले बैंक या पीएफआई जो भी है उसका क्या करो, उसका अप्रूवल हो। सर एक एग्जांपल समझाओ, सुनो, कंपनी ने बैंक से लिया 100 करोड़ का लोन, और कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट, पक्का डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है, बट कंपनी पेमेंट करेगी, ऐसा नहीं कंपनी बोला कि मैं नहीं करूंगा, अभी डिफॉल्ट हो गया है। अब कंपनी ने बोला कि 11% ऑफ नेट प्रॉफिट टोटल जा रहा है, कंपनी ने मैनेजर को दिया 12 करोड़ और 11% नेट प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का 11 करोड़। ठीक है, तो हमने देखा कि ओवरऑल लिमिट क्या है, 11% है। अब कंपनी ने दिया 12 करोड़, मतलब 11% ज्यादा दे दिया, 12% दे दिया, तो कंपनी क्या करेगी, ओवर पास करेगी ओवरऑल लिमिट के लिए। अब कंपनी ओवर पास करिए तो बैंक होता है ना, हाथ पे हाथ डाल के बैठा हुआ, बोलता है यार एक तो तुम मेरे को पैसा रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, और मैनेजर पर्सन को तुम 12 करोड़ का दे रहे हो, और उसके लिए एक सीट भी बढ़ा के दे रहे हो कि ओवर पास करवा रहे हो। नहीं, अगर मेरा डिफॉल्ट किया ना तो भैया तुम्हें इंक्रीज करना है लिमिट,
तो पहले जो मेरा डिफॉल्ट किया ना, मेरे से परमिशन आके लो, हम यहाँ के राजा है, तुमने मेरा डिफॉल्ट किया है तो तुम हमसे पहले परमिशन लो, तो हम तुम्हारा ओआर पास करवाएंगे या तुम्हारा इंडिविजुअल लिमिट का एसआर पास करवाएंगे। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते, एक है ना एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। देखो मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट हाँ कल से मैं ऑडिट रोक रहा हूँ, कल से मैं लॉ को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, दो दिन में मैं सारे लेक्चर सब खत्म करूंगा अच्छे से, और कर ही रहा हूँ यार, 60-65 नंबर कर दिया, इतना तो ट्रस्ट रखो थोड़ा सा। चलो एग्जांपल चलते हैं। इफ 1 MD, 2 WTD और 4 डायरेक्टर हैं, तो बताओ कितना मैनेजर पर्सन लिमिट जाएगा, मैक्सिमम लिमिट। सर एक मैनेजर होता तो 5% जाता है, एक से ज्यादा है तो 10% जाएगा, तो सबको 10% जाएगा, नहीं, ये दोनों मिला के 10% है। तो सर इसको, तो मैंने बताया ना, इफ कंपनी में MD WTD है तो इसको 1% मिलेगा। सर मान लो ये नहीं है तो भैया अकेला ये 4 डायरेक्टर है, इसको 3% मिलेगा। सर मान लो कि ये दोनों नहीं है, मान लो कंपनी में एक ही MD है, तो भैया इसको 5% मिलेगा। सर मान लो कि कंपनी में एक MD और 4 WTD है, सर कितना मिलेगा भैया, एक MD या एक से ज्यादा आ रहा है ना, तो 10% है, मतलब इनको सबको मिला के, इसमें मिला के 10% होना चाहिए नेट प्रॉफिट का, तो याद रखना, ठीक है। तो एक एनालिसिस है, कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, ठीक है, लेकिन कंपनी में ऑलरेडी MD बैठा है, तो MD पास ज्यादा काम हो गया, डायरेक्टर पास कम काम हो गया, डायरेक्टर बोला तुमको 1% देंगे, कंपनी में ऑलरेडी कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन बैठा हुआ है, तो कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बैठा, तो लो तुम 3% ज्यादा प्रॉफिट लो, तुम सब मिलके 4 डायरेक्टर। चलो ठीक है, अब करते हैं 197(3) नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। सर नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, सुनो, अगर कंपनी में ना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमने क्या पढ़ा कि कंपनी को प्रॉफिट जो होगा उसका 11% मिलेगा। सर जरूरी तुम्हें कंपनी प्रॉफिट ही कमाएगी, कंपनी क्या चलेगी, कंपनी लॉस में चली गई, लॉस में चली गई, ठीक है, या कंपनी का प्रॉफिट ही इनएडिक्वेट है, ठीक है, या कब सिंपल समझो कंपनी क्या हुई, नो प्रॉफिट, कंपनी ने लॉस में चली गई, सुनो कंपनी लॉस में चली गई। हाँ हम देखते हैं पीएनएल बनाए, कंपनी ने यहाँ देखा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, इधर नेट लॉस आ गया, ठीक है। अब कंपनी का नेट लॉस आ गया तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, सॉरी नेट लॉस आ गया तो क्या करेंगे, नेट लॉस आ गया तो क्या करेंगे, डायरेक्टर रिजर्वेशन नहीं देंगे, 11% रिजर्वेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ, तो तब एक सॉल्यूशन लाया गया, क्योंकि हमने पढ़ा ना सब तो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड है, अब लेकिन जरूरी तो ना कंपनी का प्रॉफिट ही हो, कंपनी लॉस में चली गई तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सुनो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में इस बार, तो क्या करेंगे, पे एज पर शेड्यूल 5, ये याद रखना, शेड्यूल 5, ठीक है। तो क्या याद रखना, कैसे पे करेंगे, शेड्यूल 5 के हिसाब से पे करेंगे। सर शेड्यूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आ गया था इस बार और एग्जाम में पूछ भी दिया, तो अब ये नहीं बोलूंगा पूछे नहीं पूछे, बट हाँ इस 197 से तो क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, आपने देख लिया कि ऊपर और लिमिट वाले क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको कैसे बनते हैं, एक 197(3) ये शेड्यूल 5 देखते हैं कैसे बनते हैं, चलो ठीक है। अब सर बात आया कि कंपनी में क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, तो अब क्या करेंगे सर, कंपनी में रेवोल्यूशन नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं है भाई, रेवोल्यूशन देना पड़ेगा, तो सर कैसे देंगे रेवोल्यूशन, सुनो ठीक है, चलो रेवोल्यूशन कैसे देंगे, मान लो कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैसे, तो भाई याद रखना, तो देंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, से यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, तो ऐसा इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे देंगे। हाँ अब जो मैं बताने वाला हूं उसको अपने जहन में बसा लेना, जैसे बसाना हो बसा लेना, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल भी क्या होने वाला है, अब उसको प्रॉफिट में मतलब रेवोल्यूशन मिलने वाला है, प्रॉफिट तो है नहीं, तो इफेक्टिव कैपिटल देंगे। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे देंगे वो देखते हैं, एक डायग्राम बनाता हूं आराम से आपके साथ बनाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सुनो थोड़ा शॉर्ट करता हूँ उसको, चलो यहाँ पे आ रखना, यहाँ पे आएंगे MD WTD मैनेजर, मैं बोलूं मैनेजर पर्सन, और यहां पे नया ऐड लाया गया कंपनी में और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, ये अमेंडमेंट और पूछ दिया एग्जाम में, सुनो क्या है अब बताता हूं, देखो
पहले क्या था ना, पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हो ना तो सिर्फ मैनेजर पर्सन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट का इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट मिलेगा। बट अब ये आया अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में ये बोला गया कि भैया प्रॉफिट नहीं हुआ तो सिर्फ मैनेजर पर्सन लोग लड्डू नहीं खाएंगे। अलग वाले जो लोग होते थे ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये बोले हम कहाँ जाएंगे, हमने भी तो कुछ काम किया, प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को तो अब हमें 1% का पार्ट नहीं, तो हमें तो 1% मिलता था, 3% मिलता था। तो इनको भी यहाँ पे ऐड किया गया। तो बोले देखो तुम्हें भी मिलेगा इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट। कितना मिलेगा बताते हैं। इफेक्टिव कैपिटल तो यहां से क्वेश्चन देखो, मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं करूंगा, ये बहुत एनालिसिस वाला क्लास है, इसमें कुछ अच्छे नंबर से एक बार रिवाइज करना, शायद 50-45 में क्लास होगा, ये अच्छे से करना। यार देखो क्वेश्चन यहीं से आने वाला, चैप्टर बहुत छोटा, लिमिटेड चीज पूछता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते हैं, ऊपर लिमिट वाले से क्वेश्चन आते हैं। अब इफेक्टिव कंपनी का क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव, और क्या बोलूं मैं, लेस देन 5 करोड़, ये याद रखना। क्या सर बोला मैंने, कंपनी का मान लो इफेक्टिव कैपिटल क्या है, नेगेटिव है, या मान लो लेस देन 5 करोड़, मैंने 5 करोड़ नहीं बोला, लेस देन 5 करोड़, मतलब 4 करोड़ 99,99,999 रुपीज है, ठीक है। और या तो निगेटिव नहीं जा रहा है कंपनी का, नेगेटिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल, ना कि प्रॉफिट बोला, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी है ही नहीं, तो इफेक्टिव कैपिटल क्या है, नेगेटिव जा रहा है। तो कितना मिलेगा मैक्सिमम रेम्युनरेशन, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अब डिसाइड होगा इसके बेसिस पे, ठीक है। लिमिट्स बोलता है, लिमिट्स इफ कंपनी का प्रॉफिट नहीं है तो लिमिट्स ए एंड बी के बेसिस पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल देख लिया हमने, इफ कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ है तो कितना मिलेगा, सुनो 60 लाख रुपीस। सर 60 लाख सम लाख है, नहीं पर पर्सन, मतलब पर एमडीडब्ल्यू जो भी है ना, मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है। तो सर इसको कितना मिलेगा, सर डिवाइड बाई 5 करना, तो यहां पे इसका भी लिमिट आ जाएगा, मतलब कितना आएगा, डिवाइड बाई 12 लाख रुपीज। एक याद करने तरीका बता रहा हूं, डिवाइड बाई 5। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ मान लो बोल दे कि कंपनी का है ना, क्वेश्चन ना सुनो अच्छे से, इफ कंपनी का है ना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें पता है कि रिलेशन ओवरऑल मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, नहीं हुआ कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कैसे मिलेगा, ऑन द बेसिस इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, शेड्यूल 5 बोलता है। अब वो डायरेक्टर है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इसमें आ ही नहीं रहा लिमिट में, एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर में आता ही है, यहाँ पे मैक्सिमम रिलेशन मैनेजर पर्सन बात करते हैं, ठीक है। बट अमेंडमेंट की बात है ना, यहाँ भी अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऐड किया गया। इफ कंपनी का प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है ना, तो इफेक्टिव कैपिटल बेसिस से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिलता था, अब इनको भी मिलेगा। कितना मिलेगा, तो याद रखना 5 करोड़ से कम और नेगेटिव में इफेक्टिव कैपिटल है तो इनको 7 लाख मिलता था, इनका लिमिट याद रखना, इसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय 5 12 लाख किसको मिलेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन को, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, इज इक्वल टू 5 करोड़ से लेके लेस देन हो रहा है, 100 नहीं बोल रहा हूं, लेस देन 100 करोड़, मतलब सर 99 करोड़ 99,09,099 रुपीज, 100 करोड़ नहीं बोल रहा, अभी बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 84 लाख। तो सर इनको कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 5 कितना होगा सर, सोचो 84 लाख को डिवाइड बाय 5 करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सर 70 लाख, ठीक है। अब कंपनी क्या हुआ, कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल हो गया मान लो 100 करोड़, ठीक है, से लेके 250 करोड़, मतलब लेस देन 250 करोड़, ठीक है। सो 100 करोड़ देखो, नेगेटिव से लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से लेके लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से लेके लेस देन 250 करोड़, तो 84 ये हो गया। अब यहां पे क्या बोला, 84 के बाद 120 लाख, तो 120 लाख को डिवाइड बाय 5 करोगे कितना आ जाएगा, 24 लाख। तो कुछ नहीं किया, डिवाइड बाय 5 करके इधर दे दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम भी खुश रहो, या नॉन एग्जीक्यूटिव तो तुम भी खुश रहो, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तुम्हें भी इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट मिलेगा। अब मान लो कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल हो गया कितना, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 250 करोड़, मतलब 200 करोड़ या 200 करोड़ 250 करोड़ से ज्यादा, तब कितना मिलेगा, तब मिलेगा देखो 120 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, यहां तक ये तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, जो कि क्या हो रहा है, सुनो याद देता हूं, इफेक्टिव कैपिटल जो क्या हो रहा है, एक्सीडिंग 250 करोड़, ठीक है। और यहां कितना मिलेगा, 24 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा 250 करोड़ तक आने का, प्लस क्या होगा 0.01, याद रखना 01 नहीं, 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्सीडिंग 250 करोड़। सर एग्जांपल बताओ, मान लो कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल आया
300 करोड़, तो सर कितना मिलेगा, मान लो एमडी की बात कर रहा हूं, कितना मिलेगा, तो सर 300 करोड़ आएगा, पता है हमें कि 120 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 250 करोड़ से ऊपर कितना गया, 50 करोड़, 50 करोड़ का कितना मिलेगा, 0.01%, तो जो भी आएगा ये आंसर आएगा। तो 0.01% याद रखना, 0.1 नहीं याद, मैं बहुत बार भूल जाता था, 0.1% नहीं, सोचा बहुत छोटा, 0.01। सर इफेक्टिव रिटर्न मान लो 268 करोड़ आया तो 120 लाख तो मिलेगा मिलेगा। बस सर अब बात करो इंडिपेंडेंट एक्टर का, तो इंडिपेंडेंट एक्टर का 120 लाख का डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 24 लाख, 24 लाख मिलेगा मिलेगा, प्लस 250 से ऊपर कितना गया, एक्सीडिंग 250 का बोला, तो 18 करोड़ का 0.01% जो भी आएगा ये आपका आंसर यहां पे आएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। अब इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं, एक बार और बता देता हूं, रिवाइज देख लेते हैं एक बार, चलो। तो नेगेटिव गया इफेक्टिव कैपिटल या लेस देन 5, नेगेटिव से लेके लेस देन 5 करोड़ 60 लाख, 5 करोड़ से लेके लेस देन 100 करोड़ 84 लाख, देखो 100 करोड़ से लेके 250 करोड़ से कम 120 लाख, 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो 120 लाख तो मिलेगा मिलेगा, प्लस एक्सीडिंग कितना होगा 250 करोड़ का, उसका 0.01%। सर इंडिपेंडेंट एक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव को डिवाइड बाय 5 कर देना, 60 का डिवाइड बाय 12 लाख। क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया डिवाइड बाय 5 कर देना, अगर ये बोल दिया तो इसका ये बस लिमिट, ये लिमिट याद कर लो बस, और क्या, ऑटोमेटिक वो लिमिट तो याद हो जाएगी, डिवाइड बाय 5 करते रहना। चलो ठीक है। अगर मान लो कि कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो हम इफेक्टिव कैपिटल बेसिस पे आते हैं। अब कंपनी ने इफेक्टिव कैपिटल दिखा दिया, कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल आया 4 करोड़ रुपीस, तो कंपनी इसमें आ गई, तो 4 करोड़ मतलब क्या हुआ, 60 लाख देगा। अब कंपनी दे दिया 70 लाख, तो कंपनी दे सकती है, हाँ दे सकती है। क्या पास करना होगा, एसआर पास करना होगा, ठीक है। सुनो क्या बोल रखा है बाद में, एक लाइन और लिखी लो फिर आगे चलते हैं। एसआर नीडेड इफ मैनेजरियल remuneration exceeds effective capital। तो सर ओवर बस एक ही जगह हुआ जहां पे ओवर लिमिट हम एक्सीड करते हैं ना, जहां पे 11% है वहां बस ओवर है, अदरवाइज आप इंडिविजुअल लिमिट देख लो, इफेक्टिव कैपिटल में देख लो, वहां पे एसआर मोस्टली यूज किया गया है। अब हम देखेंगे क्या इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन क्या क्या आएगी, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो हमने देख लिया कि अगर कंपनी का इनएडिक्वेट प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं है तो उसको कैसे मिलेगा, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। लिमिट देख लिया हमने, अगर नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल मान लो इफेक्टिव कैपिटल माइनस उसका 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ है माइनस, तो चेक करेंगे वो एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर है, उसको 60 लाख मिलेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको जो ये लिमिट याद हो जाना, डिवाइड बाई 5 कर देना, 12 लाख। 84 डिवाइड बाय 5 16 पॉइंट समथिंग आया, 17 लाख। 120 डिवाइड बाय 5 24 लाख। अगर उसका इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ऊपर है तो 120 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, 120 लाख जो ये मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 0.01% ऑफ इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ से एक्सेस क्या गया 268 करोड़, तो 18 करोड़ का 0.01% जो भी निकलेगा प्लस 120 लाख। याद रखना, क्या इस लिमिट से ऊपर दे सकते हैं, हाँ एसआर पास करना पड़ेगा। तो एसआर क्या है, एसआर हर जगह इंडिविजुअल लिमिट में एसआर हर जगह है। ओवर बस क्या है, जब ओवर लिमिट 11% से ऊपर जाता है तो वहां पे ओवर होता है, ठीक है सर। आपने सब बता दिया, ऐसे पास करेंगे, ये पास करेंगे, वो पास करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल सब बता दिया। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे वो बताता हूं, चलो। अब बात आता है क्या, अब बात आता है इफेक्टिव कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आने वाला हो सकता है इफेक्टिव कैपिटल से पूछ दे। तो सर इफेक्टिव कैपिटल किसी कंपनी का कैसे निकलेगा, चलो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला बोले तो सिंपल सुनो, पेड अप शेयर कैपिटल। देखो आज का क्लास क्या था, आज का क्लास बहुत न्यूमेरिकल वे में था, तो होप्सो इसके क्लास करने के बाद एक बार क्वेश्चंस बनाना स्टडी मैट के, या क्वेश्चन में जो भी एक बार क्वेश्चन जरूर बनाना इसके, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल सुनते जाओ, प्लस प्लस चलेंगे क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रुको उसको मैं ना फ्रेश लिखता हूं, रुक जाओ, चलो। इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल में क्या करना है, सुनो, पहले आना है पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके साथ ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या क्या ऐड करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी भी और ऐड क्या करना है, सुनो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी शेयर्स मान लो फेस वैल्यू 10 है, उसको 100 में इशू किया तो 90 का क्या हुआ, प्रीमियम वैल्यू हुआ, ठीक है, वो भी ऐड होता है। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ। और क्या ऐड करना है, ऐड करना है
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट। सर इसमें कौन से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट होते हैं? सुनो, जो ग्रेटर देन 1 ईयर होते हैं। शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट बोल रहा हूं। लॉन्ग टर्म वही हो गया जो 1 साल से ज्यादा आपके कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट दे रखा है, ठीक है, जिसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा है। परफेक्ट। इसमें क्या, अब मैं बताता हूं, देखो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन एडिशन पार्ट हुआ। क्या क्या एडिशन पार्ट हुआ फिर से बोला, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट। अब मैं इसको ग्रीन में लिखता हूं कि इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सुनो। पेड अप शेयर कैपिटल में हमारा क्या क्या नहीं आएगा, तो याद रखना, शेयर एप्लीकेशन मनी। जब शेयर एप्लीकेशन मनी आपने निकाला होगा ना, तो वो आप पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड मत करना। शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स, ठीक है। देखो पेड अप शेयर कैपिटल में दो चीज नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगी? पहला आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं ऐड होगा। और क्या होगा? एडवांस अगेंस्ट शेयर। आपके मान लो शेयर आपने इशू नहीं किया, अभी शेयर आपने इशू नहीं किया मार्केट में, बट उसके रिगार्डिंग आपको किसी से एडवांस मिल गया, तो उसको आप इसका पार्ट नहीं बनाओगे। तो ये दोनों क्या होगा, इस पेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन में आया कि पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का 200 करोड़ है, बट इसमें इंक्लूडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी 10 करोड़ और एडवांस अगेंस्ट शेयर 10 करोड़। तो इस 10 करोड़ को बोल दे कि इंक्लूडिंग है, तो दोनों को माइनस करके निकाल देना, मतलब 180 करोड़। अगर बोल दे कि इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इंक्लूड पार्टी नहीं होगा, तो ये ठीक है। अगर इंक्लूडेड है तो उसमें से हटा देना, नहीं इंक्लूडेड है तो इंक्लूड होता ही नहीं है। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या क्या नहीं इंक्लूड होता, शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर, ठीक है। सर रिजर्व सरप्लस में क्या नहीं इंक्लूड होता है? सारे रिजर्व सरप्लस इंक्लूड होते हैं, हाँ मोस्टली सारे रिजर्व सरप्लस इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं होता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। जब रिवैल्यूएशन करते हो ना, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस में नहीं इंक्लूड करना। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो मैं क्वेश्चन में भी बता रहा हूं कि उसने बोल दिया रिजर्व सरप्लस है कंपनी का 50 करोड़, इसमें इंक्लूडिंग है रिवैल्यूएशन सरप्लस 10 करोड़। तो इफ इंक्लूडिंग बोल देना तो माइनस कर देना 40 करोड़। इफ इंक्लूडिंग नहीं है तो हमें पता है कि तो इंक्लूड होता ही नहीं है। तो पेड अप शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन मनी, एडवांस अगेंस्ट शेयर्स, रिजर्व सरप्लस में रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं इंक्लूड होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, फेस वैल्यू 10 है, 90 बेचा तो 80 का क्या होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ऐड होता है। इसमें याद रखना, ये वाला याद रखना, रिवैल्यूएशन सरप्लस याद रखना, और ये दोनों याद रखना, ठीक है। दोनों ऐड नहीं होना है। इंक्लूडेड है तो माइनस कर देना, नहीं इंक्लूडेड है तो भाई कुछ करना ही नहीं है, नो ट्रीटमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट जो कौन से 1 साल से ज्यादा वाले हैं, ठीक है, इसके लिए सुनो, अभी सुनो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स 1 साल से ज्यादा वाले हैं। इसमें क्या है? इसमें वर्किंग कैपिटल लोन नहीं ऐड होगा, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो नहीं ऐड होगा, बैंक गारंटी नहीं ऐड होगा। तो जो भी शॉर्ट टर्म वाले हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब जो 1 साल से कम वाले हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स में ऐड मत करना। तो यहां पे वही बात होगा कि सिंपल जो नेटवर्क निकालते थे ना, टोटल इक्विटी वाला पार्ट और प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट वाला पार्ट, वही चीज है। इफेक्टिव कैपिटल हमने ये देख लिया क्या क्या ऐड होना है, और उसमें से क्या क्या ऐड वाले में चीज में क्या क्या नहीं आएगा। तो रिवॉल्यूशन सरप्लस नहीं आएगा, और सेल एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो सर सिर्फ ऐड वाला पार्ट होगा इफेक्टिव कैपिटल, नहीं, कुछ लेस वाला ही पार्ट होगा। लेस का पार्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है? लेस करना है, ठीक है। मान लो ऐड कर लिया हमने, अब हमें लेस करना है। लेस क्या करना है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। और क्या लेस करना है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो नॉट अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? कंपनी आपने बनाने जा रहे हो, कंपनी बनाने से पहले का जो खर्चा होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। अभी आपने उसको अपने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया, जो अभी राइट ऑफ होना बाकी है ना, वो वाला क्या करना? माइनस कर देना अपने इफेक्टिव कैपिटल निकालने समय। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या हो गए? कंपनी लॉसेस हो रही है, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होकर आते रह रहे, तो एक एक्यूमुलेट होकर लॉस बन जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में, डेबिट एसेट साइड। तो वो लॉस को क्या करना है? माइनस करना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर दिए, और क्या माइनस करना है? इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो 3 चीजें मैं माइनस करनी इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए। सर एक चीज और बताओ, एक क्यों ना वो हो जाए, न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल हो जाए, ठीक है। चलो, कंपनी का मान लो इफेक्टिव कैपिटल निकालना है,
और इसी इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे क्या होगा, कंपनी का रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होगा। तो इफेक्टिव निकालना, मान लो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 500 करोड़, इसमें बोल दिया कि आपका एडवांस अगेंस्ट शेयर्स इसमें इंक्लूडेड है 10 करोड़ का, ठीक है। और क्या बोल दिया, और क्या बोल दिया, आपका शेयर एप्लीकेशन मनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 20 करोड़, ठीक है। और क्या बोला, कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 करोड़, कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस, सुनते जाओ, 200 करोड़। बट इसमें बोल दिया कि इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो अलग से है 100 करोड़, इसमें इंक्लूडेड नहीं बोला, ये अलग से बोला, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये एक साथ बोला है कि इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसमें ही ये क्या इंक्लूड है, ठीक है। चलो, और क्या बोला, कंपनी के लोन्स है एक्सीडिंग 1 ईयर वाले 50 करोड़, और कंपनी के लोन्स है 6 मंथ्स वाले 10 करोड़। तो पहले देखो, पहले हम निकालते हैं एडिशन पार्ट। एडिशन पार्ट में क्या क्या बताते हैं ना, पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ आएगा, ठीक है। क्या 10 करोड़ आएगा, नहीं, तो माइनस करेंगे। 20 करोड़ आएगा, नहीं, माइनस करेंगे, क्योंकि इंक्लूडेड है, तो हटाएंगे, कितना आएगा 470 करोड़, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 100 करोड़। रिजर्व सरप्लस आएगा, यस, रिजर्व सरप्लस आएगा 200 करोड़। बट ये रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या इसमें ऐड है, नहीं, ये अलग से है, तो अलग से है तो इसका नो ट्रीटमेंट, इसको ऐड नहीं करते, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा इफेक्टिव कैपिटल पार्ट नहीं होता। अगर ये बोलते कि 200 करोड़ में ये ऐड है तो इसमें फिर माइनस करते हैं, बट ये बोला ही नहीं कुछ, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। लोन्स एक्सीडिंग 1 ईयर वाले, यस, तो कितना होगा, ये होगा नहीं, क्योंकि ये 6 मंथ्स वाले शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं होते इफेक्टिव कैपिटल में ऐड। तो 470, 570, 670, 770, 50, 820 करोड़ आपका क्या हो गया, इधर वाला पार्ट, एडिशन का पार्ट। अब इसमें क्या बोल दिया, आपका इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है 100 करोड़, और मान लो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 20 करोड़। तो कितना बचा आपको, उधर 820 आया, इसमें से क्या होता है, ये माइनस होता है, एसेट साइड में माइनस होंगे, कौन कौन, इन्वेस्टमेंट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी राइट ऑफ नहीं हुए हैं, तो 120 ये क्या माइनस होगा सब, तो 20, 800, 600, ये आपका क्या होगा इफेक्टिव कैपिटल। तो 600 करोड़ आपका इफेक्टिव कैपिटल, तो कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा सोचो। अगर आप एमडी और डब्ल्यूटीडी या मैनेजर हो तो कितना मिलेगा, हमें पता है कि 250 करोड़ से ऊपर जाता है तो 120 लाख तो मिलता ही मिलता है, प्लस 0.01% ऑफ इन एक्सेस ऑफ 250 लाख। तो इन एक्सेस 250 लाख कितना हो गया, ये 350 लाख, तो 350 लाख का 0.01% प्लस 120 लाख तो मिलेगा ही, जो भी आपका आंसर होगा। इसमें बोल दे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 120 लाख को डिवाइड 5 कर देना, 24 लाख आता है, जैसे ये वाला 24 लाख। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से लिमिट लगी, अमेंडमेंट हुआ था, याद रखना। तो डिवाइड बाय 5 करना है, तो हाँ इजी निकल जाएगा, तो ये याद रखना आप, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, या इसको कैलकुलेशन पार्ट नहीं रखते कि अब थोड़ा थ्योरी है, तो कुछ कल के रखते हैं, कल 197, 198 कर देंगे, ठीक है, 197, 198 कर देंगे। चलो एक पार्ट और देख लेते हैं थोड़ा, सुनो, द रेम्यूनरेशन शैल एक्सक्लूड, मतलब आपको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, एमडी या जो भी लोग को रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, उसमें क्या एक्सक्लूड होगा। मतलब मान लो कंपनी ने बोला तुम्हें रेम्यूनरेशन मिला 50 करोड़, प्लस कंपनी ने कुछ और बोला कि ये भी, तो क्या ये ऐड होगा कि नहीं होगा। अभी रुको, आराम समझते हैं, सुनो, अब क्या बोला, पहले लॉ सुनो, लॉ ने बोला कि जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना उसमें ये चीजें एक्सक्लूड होगी। क्या क्या एक्सक्लूड होगी, सुनो, एनी रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर फॉर, याद रखना वर्ड, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम। सुनो बता रहा हूं क्या बोल रहा है, अभी और कंप्लीट करता हूं, चलो। इफ ही possesses requisite qualification for practicing that profession, सुनो आराम से समझाता हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। that position in opinion of
नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, ठीक है, और या बोर्ड। सुनो एग्जांपल सुनो, ये मान लो मिस्टर एस कंपनी में आए एमडी, कंपनी में 1 मंथ काम किया, इनकी रेम्युनरेशन फिक्स हुई थी 1 लाख पर मंथ, 1 लाख इनको मिला। तो मिस्टर एस जो थे ना, ये इज ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये सीए भी थे। तो कंपनी के लिए क्या किया, कंपनी की ऑडिट, मान लो कंपनी की आईटीआर फाइल कर दी इन्होंने, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस रेम्युनरेशन में इसका आईटीआर का फीस भी इंक्लूडेड होगा, या बोलेंगे क्या क्या आईटीआर का फीस उसको मिला वो रेम्युनरेशन का ही पार्ट होगा? नहीं। मान लो आईटीआर की फीस 40,000 मिली, इसने क्या किया, इसने अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया ना, ये सीए था तो उसने फायदा उठाया, इसको आईटीआर फाइल करने आता था, कंपनी का आईटीआर फाइल किया था इसने, तो क्या हम ये बोलेंगे कि रेम्युनरेशन का 1,40,000 हुआ? नहीं। क्या बोला है, एनी रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर, जो मान लो ये मिस्टर एस है जो सीए है, फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, हाँ दिया इसने आईटीआर की सर्विस दी इसने कंपनी को, प्रोवाइडेड बाय हिम, उसी के द्वारा दी गई मिस्टर एस, तो ये पहले क्या बोला, एक्सक्लूड होता है, ये सब एक्सक्लूड होगा जो भी प्रोफेशनल कैपेसिटी प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। अब देखो, अब ये नहीं बोल सकते, अब सुनो, अब सेकंड क्या बोला उन्होंने, तुम प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, ठीक है, बट क्या वो प्रोफेशनल सर्विस कुछ प्रैक्टिसिंग वे में आता है, और वो प्रैक्टिसिंग क्या नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी ने क्या कहते हैं परमिशन दिया है, मतलब तुम्हारे हिसाब से तो वो प्रैक्टिस है, तुम्हारे हिसाब से वो प्रोफेशनल सर्विस है, बट क्या उसको एनआरसी या बोर्ड ने उसको बोला कि हाँ ठीक है ये प्रोफेशनल सर्विस है तुम ये दे सकते हो? तो यही बात है। सुनो, जो एग्जांपल था यही था, कंपनी को एमडी को बोला कि 1 लाख मिलेगा आपको, ऊपर से इसने क्या दिया, प्रोफेशनल सर्विस दिया, कंपनी के लिए आईटीआर फाइल किया, आईटीआर फीस 40,000 है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि इसकी प्रोफेशनल रेम्युनरेशन 1,40,000 है? नहीं, क्योंकि इसको 40,000 मिला ना, ये प्रोफेशनल की वजह से मिला, तो ये उनको मिलता है जो सीएस सीएस डॉक्टर, ये मान लो डॉक्टर था ये, इसने किसी कंपनी में बंदे का ऑपरेशन कर दिया, तो हम ये बोलेंगे ये लो तुम्हारी फीस रेम्युनरेशन 1 लाख, तो टोटल 1.5 लाख हो गया, तुम रेम्युनरेशन काउंट में काउंट हो गए, लिमिट में नहीं। जो प्रोफेशनल सर्विसेज में देता है ना डायरेक्टर, उसको हम रेम्युनरेशन की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। मान लो रेम्युनरेशन लिमिट दी गई 1 लाख रुपया, साल का 12 लाख रुपया हो गया, हमने पढ़ा कि एमडी को मिलेगा 5%, अब ये 5% एक्सीड कर रहा है, मान लो 5% आ रहा है 13 लाख रुपया, सुन लो 5% आया 13 लाख रुपया, उसको मिला रेम्युनरेशन 12 लाख रुपया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट बोला गया डॉक्टर तुमने ऑपरेशन किया कंपनी के किसी बंदे का, लो 3 लाख तुमने और दिया हमने, अब तुम्हारा रेम्युनरेशन 15 लाख होगा। हमने चेक किया कि मैक्सिमम लिमिट तो 13 लाख है, तो ये तो एक्सीड कर गया, नहीं भाई ये 3 लाख तो ऐड ही नहीं होगा, ये रेम्युनरेशन का पार्ट ही नहीं होगा, ये तो डॉक्टर ने अपना एडिशनल कैपेसिटी में प्रोफेशनल सर्विस देके कमाया है। तो यार देखो प्रॉफिट देखो, दो चीज है, प्रोफेशनल सर्विस दिया वो रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं होगा, बट वो प्रोफेशनल सर्विस जो है ना, इफ ही पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन, मान लो सीए में सीए को कोई क्वालिफिकेशन था, तो बट वो तुम्हें लग रहा है और सीए ये नहीं पता, मतलब मिस्टर एस तुम्हें पता है ये प्रोफेशनल है, इससे मतलब नहीं हमें। इन ओपिनियन ऑफ एनआरसी, मतलब नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी को लगना चाहिए कि हाँ तुम जो दे रहे हो ना वो प्रोफेशनल सर्विस ही दे रहे हो, या मान लो बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। आज क्लास में कहीं रखते हैं, चलो गुड नाइट, पढ़ो। डे आफ्टर टुमारो अप्रोक्स 5 तक ये मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, 8 मार्क्स एग्जाम में आएगा ही आएगा, चैप्टर 7 to 8 मार्क्स। अभी का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, 197 कैलकुलेशन हाई है, अमेंडमेंट है, कभी ना कभी फिर देखने को मिलेगा आपको।